हमारे चैनल आख्यान में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मेंढक की रानी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दूर कहीं किसी राज्य में एक जार रहता था। उसके 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र जवान थे और विवाह योग्य आयु प्राप्त कर चुके थे। एक दिन जार ने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और उन्हें एक एक तीर कमान दिया और उन्हें बोला, मेरे पुत्रों, तुम्हें राज्य की सीमा के बाहर जाना है। वहाँ तुम्हें एक सुनहरी पहाड़ी दिखाई देगी। तुम उस पहाड़ी पर चढ़कर तीर कमान से अपनी मनचाही दिशा में तीर चला देना। तीर जिस भी प्रदेश की राजकुमारी को मिलेगा, तुम उसी से विवाह कर लेना। तीनों पुत्र अपने पिता का आशीर्वाद लेकर सुनहरे पहाड़ी की ओर चल दिए। सबसे पहले सबसे बड़े पुत्र ने तीर कमान को साध कर एक दिशा में तीर चलाया। वह तीर एक राजकुमारी ने उठा लिया और तीर लेकर राजकुमार के पास आ गई। अब मंझले बेटे ने तीर कमान साधा और मनचाही दिशा में तीर चलाया। उसका तीर भी दूर प्रदेश में किसी राजकुमारी ने उठाया। वह राजकुमारी भी तीर लेकर मंझले बेटे के पास आ गई। वे दोनों पुत्र अपनी अपनी राजकुमारियों को अपने पिता के पास ले गए। अब सबसे छोटे पुत्र, जिसका नाम ईवान था, उसकी बारी आई। ईवान ने भी मनचाही दिशा में तीर कमान साध कर निशाना लगाया, पर उसका तीर लेकर कोई नहीं आया। वह अपने तीर की तलाश में चल पड़ा और कुछ दूर जाकर देखता है कि उसका तीर एक मेंढकी के मुंह में है। ईवान उस मेंढकी के पास जाता है और बोलता है, मेंढकी मेंढकी, मेरा तीर मुझे लौटा दो। मेंढकी बोलती है, नहीं मेरे प्यारे ईवान, तुम्हारा तीर मुझे मिला है, इसलिए तुम्हें मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। ईवान बोलता है, ऐसा कैसे संभव है कि मेरी शादी तुमसे हो जाए? तुम तो एक मेंढकी हो। तब मेंढकी ने जवाब दिया, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। तुम्हारा तीर मेरे पास है, इसलिए तुम्हें मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। ईवान अब क्या कर सकता था? वह अपनी मेंढकी को अपने साथ ले आया। जार ने तीनों पुत्रों का विवाह कर दिया। दोनों बड़े पुत्रों का विवाह उनकी राजकुमारियों के साथ, जबकि सबसे छोटे पुत्र ईवान का विवाह मेंढकी से कर दिया। ईवान के दोनों बड़े भाई और भाभियां ईवान का खूब मजाक उड़ाते, पर ईवान अब कर भी क्या सकता था? वह अपनी किस्मत को कोसने लगा। कुछ समय बाद एक दिन जार ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर उन्हें बोला कि मेरी सारी कमीजें फट गई हैं। तुम अपनी अपनी बीवियों को बोलो कि मेरे लिए एक एक कमीज सिल कर दें। तीनों भाई अपनी बीवियों के पास चलते हैं। ईवान के दोनों बड़े भाई उससे बोलते हैं, तुम्हारी मेंढकी के पैर में एक धागा बांध देना, वह फुदक फुदक कर कमीज सील देगी। ईवान चुपचाप वहाँ से चला जाता है और आकर एक कोने में चुपचाप उदास बैठ जाता है। उसकी पत्नी उसके पास आती है और बोलती है, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? ईवान बोलता है, तुम जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकती। मेंढकी बोलती है, मुझे बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ईवान बोलता है, तो सुनो, मेरे पिता ने कल सवेरे एक सुंदर कमीज सिल कर देने को बोला है। मेंढकी बोलती है, बस इतनी सी बात, यह तो कुछ भी नहीं, बड़ा काम तो अभी आगे आएगा। तुम सो जाओ, रात की बात कभी सच नहीं होती, सवेरे जरूर कोई हल निकल आएगा। ईवान जाकर सो जाता है। मेंढकी फुदकती हुई ओसारे पर आती है और देखते ही देखते एक सुंदर राजकुमारी में बदल जाती है। वह 3 बार ताली बजाती है और उसके सामने दुनिया भर के प्रसिद्ध कारीगर आ जाते हैं। वह राजकुमारी उनसे बोलती है, मुझे कल सवेरे तक एक सुंदर कमीज चाहिए।
बिल्कुल वैसी जैसे मेरे पिताजी पहना करते थे। वह कारीगर बोलते हैं, आप परेशान न हुई राजकुमारी, हम बिल्कुल वैसा ही सुंदर कमीज तैयार करके आपको देंगे। कुछ चंद मिनट में एक बहुत ही सुंदर कमीज कारीगर तैयार करके राजकुमारी को दे देते हैं। राजकुमारी फिर से 3 बार ताली बजाती है और वह सब कारीगर वहाँ से ऐसे गायब हो जाते हैं कि जैसे वहाँ थे ही नहीं। अगली सुबह इवान उठता है और मेंढकी उसे कमीज दे देती है। इवान वह कमीज लेकर अपने पिता के पास उन्हें देने चल देता है। साथ ही उसके दोनों भाई भी कमीज देने आते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा भाई अपने साथ लाई हुई कमीज अपने पिता को देता है। उसका पिता कमीज देखकर बोलता है, ऐसी कमीज तो मैं सवेरे गुसल खाने जाते वक्त पहनता हूँ। और उसकी कमीज एक तरफ रख देता है। फिर मंझला बेटा अपने साथ लाई हुई कमीज अपने पिता को देता है। उसका पिता कमीज देखता है और बोलता है, ऐसी कमीज तो मैं रात में सोते वक्त पहन लेता हूँ। और उसकी कमीज भी एक तरफ रख देता है। फिर इवान की बारी आती है और वह भी अपने साथ लाई हुई कमीज को पिता को देता है। उसका पिता कमीज देखता है और क्या देखता है कि उसके ऊपर सुंदर रेशमी धागों से कशीदाकारी की हुई है और कसीदे के ऊपर सुंदर रत्न जड़े हुए हैं। वह कमीज देखकर उसका पिता बोलता है, हाँ इसे बोलते हैं, इस कमीज को मैं किसी समारोह में पहन सकता हूँ। ईवान खुश होता है जबकि उसके दोनों भाई जल भुन जाते हैं। मेंढकी घर के सारे कार्य बड़ी ही कुशलता से करती है और घर के सदस्यों को कार्य पूर्ण होने का पता ही नहीं चलता। दोनों बड़ी बहुएं मेंढकी से ईर्ष्या रखने लग जाती हैं और उसका खूब मजाक उड़ाती हैं, लेकिन मेंढकी को इन सब बातों से तनिक भी फर्क ना पड़ता। जार भी अपनी मेंढकी बहू से खुश होता है। एक दिन जार ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और बोला, तुम तीनों अपनी अपनी बीवियों को बोलो कि मेरे लिए अगले सुबह नाश्ते में एक नरम मुलायम रोटी बना कर दें। तीनों पुत्र अपनी अपनी बीवियों के पास जाते हैं। इवान अपनी मेंढकी के पास जाता है और उसे बताता है उसके पिता को कल सवेरे तक एक नरम मुलायम रोटी चाहिए। मेंढकी बोलती है, तुम व्यर्थ चिंता मत करो, रात की बात कभी सच नहीं होती, कल जरूर कोई तरकीब निकल आएगी। इस बार दोनों बड़े भाई की पत्नियां इवान की बीवी मेंढकी के ऊपर नजर रखती हैं। वह देखती हैं कि मेंढकी ने थोड़ा आटा गूंद कर अलाव घर में भर दिया और उस आटे को सिकने के बाद रोटी बनाने लग गई। दोनों बड़ी बहुएं भी अलाव घर में आटा गूंद कर रख देती हैं और उसी आटे की जली भुनी रोटी पका लेती हैं। लेकिन मेंढकी रात होते ही एक सुंदर राजकुमारी बनकर ओसारे में आती है और 3 बार ताली बजाती है। उसके ऐसा करते ही दुनिया भर के तमाम रसोइये उसके सामने हाजिर होते हैं। राजकुमारी बोलती है, मेरे प्यारे सेवकों, कल सवेरे तक मुझे एक बिल्कुल वैसी रुमाली रोटी चाहिए जो मैं महल में खाया करती थी। तमाम रसोइये अपना कार्य करने लग जाते हैं और एक बहुत ही सुंदर रुमाली रोटी तैयार कर देते हैं। सुंदर राजकुमारी 3 बार ताली बजाती है और वे सब रसोइये वहाँ से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कि वहाँ थे ही नहीं। अगली सुबह वे तीनों भाई अपने पिता के पास अपनी बीवियों द्वारा बनाई गई रोटी लेकर प्रस्तुत होते हैं। सबसे पहले जार सबसे बड़े भाई द्वारा लाई रोटी चखकर देखता है और उस रोटी को अपने सेवादारों के पास भिजवा देता है। फिर दूसरे पुत्र की बारी आती है और जार उसके द्वारा लाई रोटी को अस्तबल में भिजवा देता है। अब ईवान की बारी आती है और जार उसकी रोटी चखकर बोलता है, हाँ इसे हम रोटी बोलते हैं। यह वह रोटी है जिससे पेट की भूख शांत होने के साथ मन भी तृप्त होता है। दोनों बड़ी बहुएं और बड़े बेटे फिर से ईवान और उसकी मेंढकी पत्नी से ईर्ष्या करने लगते हैं। एक दिन दोनों बड़े बेटे
और उनकी बहुएं इवान और उसकी मेंढकी पत्नी को नीचा दिखाने की योजना बनाते हैं और अपने पिता से बोलते हैं, हमारे घर में आज तक किसी बड़े उत्सव का आयोजन नहीं हुआ। हमें एक समारोह रखना चाहिए जिसमें सभी रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को बुलाया जाए। जार बोलता है कि ठीक है, हम एक समारोह का आयोजन 3 दिन बाद करते हैं। तुम सब अपने नए कपड़े बना लो और रिश्तेदारों को निमंत्रण दे दो। दोनों बड़े बहुएं और बेटे सोचते हैं कि अब वे इवान और उसकी पत्नी मेंढकी की सबके सामने खिल्ली उड़ाएंगे। इवान को उसकी भाभियां बोलती हैं कि इवान, तुम अपनी मेंढकी रानी के लिए एक रेशम का रुमाल ले आओ, वह उसी में पूरी लिपट जाएगी। हमने तो अपने लिए सुंदर गाउन तैयार करवा लिए हैं। इवान चुपचाप वहां से चला आता है और एक कोने में बैठ जाता है। मेंढकी फुदकती हुई आती है और बोलती है, मेरे प्यारे इवान, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? इवान बोलता है कि इस बार बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, इस बार तुम कुछ नहीं कर सकती। मेंढकी बोलती है, तुम मुझे समस्या तो बताओ, शायद मैं कोई हल निकाल सकूं। इवान उसे सब बताता है कि किस तरह एक बड़े समारोह का आयोजन होने वाला है और उसमें सारे रिश्तेदार आमंत्रित हैं। मेंढकी बोलती है, इतनी सी बात, यह तो कुछ भी नहीं, असली समस्या तो आगे आएगी। तुम एक कार्य करना कि मुझसे पहले समारोह में चले जाना और जब वहां पर घोड़ों के पदचाप का जोर जोर से शोर होने लगे, तुम सब मेहमानों को बताना कि डरो नहीं, यह तो मेरी मेंढकी रानी आ रही है। इवान अपनी पत्नी के कहे अनुसार समारोह में चला जाता है। उसकी भाभियां उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती हैं कि क्या हुआ इवान, तुम्हारी पत्नी मेंढकी नहीं आई? तुम तो उसे अपने कोट की जेब में डालकर भी ला सकते थे। इवान कुछ नहीं बोलता और चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद घोड़ों के पदचाप की आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ तेज होती जाती है। यह इतनी तेज हो जाती है कि मेहमानों के लिए सजी खाने की मेज से खाने का सामान हिलने लगता है। धरती में तेज कंपन होने लगता है। सारे मेहमान अपनी कुर्सी संभालने में लग जाते हैं। बच्चे डर के मारे अपनी माँ की गोद में दुबक जाते हैं। इवान बोलता है, सारे मेहमान कृपया अपनी अपनी जगह पर शांति से बैठ जाएं। यह तो मेरी पत्नी मेंढकी आ रही है। अचानक एक तेज घोड़ा गाड़ी आती है और उसमें से एक बेहद सुंदर राजकुमारी निकलती है। वह उषा की बेला के समान बहुत ही सुंदर होती है। शायद ही किसी ने उसके जैसी सुंदर राजकुमारी देखी होगी। वह राजकुमारी अपनी घोड़ा गाड़ी से उतरती है और अपने पति इवान का हाथ पकड़कर उसके साथ समारोह में शामिल होती है। सारे मेहमान सुंदर राजकुमारी को देखते रह जाते हैं। राजकुमारी खाने की मेज पर बैठती है और एक हाथ से हंसों का गोश्त खाती है और दूसरे हाथ से बची हुई हड्डियों को अपनी गाउन की आस्तीन में डालती है। फिर वह मछली का सूप पीती है और बचा हुआ सूप अपने गाउन की दूसरी आस्तीन में डालती जाती है। इवान की दोनों भाभियां उसे देखकर इसी प्रकार अपने आस्तीनों में बचा हुआ सामान डालती जाती हैं। खाने के पश्चात नाच गाने का समारोह आयोजित होता है। सुंदर राजकुमारी अपने पति इवान का हाथ पकड़कर उसे नाचने की स्टेज पर लेकर जाती है और नाचना शुरू करती है। सारे मेहमान उसे नाचता देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, क्योंकि वैसा खूबसूरत नाच उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। फिर राजकुमारी अपनी दाईं आस्तीन हिलाती है और वहाँ नीले पानी में हंस तैरते हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार वह अपनी बाईं आस्तीन हिलाती है तो वहाँ मछलियाँ तैरती हुई नजर आती हैं। यह देखकर सारे मेहमान ताली बजाने लगते हैं। इवान की दोनों भाभियां भी इसी प्रकार अपनी आस्तीन हिलाती हैं।
तो एक आस्तीन से हड्डियां निकल आती हैं, जबकि दूसरे आस्तीन से खून के छींटे सारे मेहमानों पर पड़ जाते हैं। एक हड्डी सीधी जार की आंख में लग जाती है। जार गुस्सा होता है और उन दोनों बड़ी बहुओं को डांट डपट कर वहां से भगा देता है। समारोह में आए सभी मेहमान इवान की पत्नी की तारीफ करते हुए चले जाते हैं। इवान चुपचाप आयोजन से चला आता है और आकर देखता है कि एक कोने में मेंढकी की खाल पड़ी है। वह उसे उठाकर अलाव घर में जला देता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी को इसी सुंदर राजकुमारी के रूप में पाना चाहता था। थोड़ी देर बाद इवान की पत्नी घर आती है और देखती है कि उसकी मेंढकी वाली खाल अलाव घर में जल चुकी है। वह एक कोने में जाकर बैठ जाती है और आंसू बहाने लगती है। इवान आता है और बोलता है, तुम क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हारी मेंढकी वाली खाल जला दी है। अब तुम इसी प्रकार सुंदर राजकुमारी बनकर मेरे साथ रहना। राजकुमारी बोलती है, मेरे प्यारे इवान, तुमने ऐसा क्यों किया? बस कल सवेरे तक की और बात थी, फिर मैं सदा के लिए राजकुमारी बनकर तुम्हारे साथ रहती। पर अब मुझे जाना होगा। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो 10 या 30 राज्यों और 9 या 27 देशों को पार कर मेरे पास आना होगा। इतना बोलकर राजकुमारी गायब हो जाती है। इवान फूट फूट कर रोने लगता है, पर अब हो ही क्या सकता था। वह अपने पिता का आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा आरंभ करता है। काफी दिन चलने के बाद इवान एक घने जंगल में पहुंच जाता है और देखता है कि एक बंदर घायल अवस्था में कराह रहा था। इवान देखता है कि उसके पैर में एक शूल चुभा हुआ था, जिससे काफी खून बह रहा था। इवान ने उसके पैर से शूल निकाला और उसके घाव को साफ किया। बंदर बोला कि वीर युवक, तुमने आज मेरी मदद की है, मैं किसी दिन अवश्य ही तुम्हारी मदद करूंगा। इतना बोलकर वह बंदर चला जाता है। इवान जंगल में आगे बढ़ता जाता है। जंगल आगे घना होता जाता है। वह आगे बढ़ता है और देखता है कि एक मछली कांटे में फंसी हुई है। वह मछली इवान को बोलती है, वीर युवक, मेरी मदद करो, मैं अवश्य ही तुम्हारे किसी दिन काम आऊंगी। इवान उस मछली की मदद करता है और उसे कांटे से बाहर निकालकर पानी में छोड़ देता है। फिर से इवान अपनी यात्रा आरंभ करता है और कुछ दूर जाकर देखता है कि एक सांप घायल अवस्था में तड़प रहा था। उसके घाव से अत्यंत खून बह चुका था। इवान उस सांप की मदद करता है और उसके घाव को साफ करके उसे ठीक करता है। वह सांप बोलता है कि भले युवक, मैं तुम्हारी मदद का एहसान कभी नहीं भूलूंगा और किसी दिन तुम्हारे काम आऊंगा। इतना बोलकर वह सांप चला जाता है। इवान अपनी आगे की यात्रा में चल देता है। आगे जंगल और भी घना और अंधकार में हो जाता है। अचानक एक भेड़िया कहीं से इवान के सामने आता है और इवान से बोलता है, इवान, तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यह जंगल पार करवा दूंगा। यह जंगल बहुत ही घना है, तुम इसे पैदल पार नहीं कर पाओगे। इवान उसकी पीठ पर बैठ जाता है और वह भेड़िया उसे कुछ ही क्षणों में नदियों और पहाड़ों को पार करवा देता है। वह इवान को जंगल के बाहर छोड़ देता है और उसे एक सूत का गोला देता है और उसे बोलता है कि मुझे पता है तुम अपनी मेढ़ की पत्नी, जो कि एक सुंदर राजकुमारी है, उसकी तलाश में निकले हो। यह सूत का गोला जब तुम चलने लगे तो इसे अपने आगे डाल देना। यह सूत का गोला आगे बढ़ते हुए खुलता जाएगा और जहाँ जाकर समाप्त होगा वहाँ तुम्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिलेगा। वह तुम्हें तुम्हारी पत्नी को पाने का रास्ता बताएगा। इवान भेड़िए के कहे अनुसार उस गोले को अपने आगे डाल देता है और खुद उसके पीछे पीछे चल देता है। वह कई दिनों और कई रातों का सफ़र करता है। जब भी इवान थक जाता है तो गोले को उठाकर अपने पास रख लेता और किसी पेड़ के नीचे सुस्ता लेता।
इस प्रकार वह सूत का गोला खुलते खुलते बिल्कुल छोटी गेंद जितना रह जाता है और इवान को एक खुले मैदान में पहुंचा देता है, जहां उस गोले का आखिरी छोर खत्म होता है। इवान को वहां एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। इवान उस व्यक्ति के पास जाता है और अपनी सारी कहानी सुनाता है। बूढ़ा व्यक्ति इवान को बोलता है, तो तुम हो जिससे मेरी प्यारी बेटी ने अपना जीवन साथी चुना है। वह मेंढकी दरअसल सिंध प्रदेश की राजकुमारी है और मैं सिंध प्रदेश का राजा हूँ। मेरी पुत्री अत्यंत ही सुंदर है, इसी कारण कभी ना मरने वाला काशजी की बुरी नज़र उस पर पड़ गई और वह उससे विवाह की स्वप्न देखने लगा। लेकिन मेरी पुत्री उस काशजी के साथ विवाह नहीं करना चाहती थी। काशजी को इस बात का गुस्सा आया और उसने अपनी मायावी शक्तियों से मेरी बेटे को एक मेंढकी में बदल डाला। मेरे बेटे का मेंढकी जीवन तब तक समाप्त नहीं होता था जब तक वो किसी मनुष्य से विवाह ना कर ले। विवाह के पश्चात उसे अपने पति के साथ बिना अपना भेद खोले 145 दिन तक साथ रहना था। जिस दिन उसने राजकुमार का रूप धारण किया था वह उसकी मेंढकी रूप में आखिरी रात थी। तुमने उसकी मेंढकी वाली खाल जला दी, इसी कारण उसे तुम्हारे पास से जाना पड़ा और फिर से वह काशजी के कब्जे में आ गई। अब तुम्हें काशजी को मारकर अपनी पत्नी को छुड़ाना होगा। इवान बोलता है, कहाँ है वो कभी ना मरने वाला काशजी और मैं उसे किस प्रकार मार सकूंगा। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, उसे मारना आसान नहीं। यहाँ से कुछ दूरी पर सिंधु नदी बहती है। उस नदी में एक टापू है जिस पर घना जंगल है और जंगल में खूंखार जानवर रहते हैं। उस जंगल के बीचों बीच एक बड़ा बलूत का पेड़ है। पेड़ के ऊपर एक सुंदर संदूक रखा हुआ है। संदूक में एक अंडा है, अंडे के अंदर सुई है। उस सुई की नोक में काशजी की जान है। तुम्हें उस सुई को हासिल करना होगा जिससे काशजी को मार सकूं। बूढ़े व्यक्ति ने इवान के लिए एक नाव का इंतजाम कर दिया। इवान उस बूढ़े व्यक्ति का आशीर्वाद लेकर नदी की ओर चल पड़ता है। नदी में काफी दूर जाने के बाद उसे टापू दिखाई देता है। वह उस टापू के किनारे अपनी नाव लगाता है और जंगल में चल देता है। जंगल के बीचों बीच उसे एक बलूत का पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के ऊपर एक संदूक रखा हुआ था। वह पेड़ जंगल में सबसे ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर चढ़ना अत्यंत दुष्कर कार्य था। तभी अचानक कहीं से एक बंदर आता है और पेड़ पर चढ़कर संदूक को नीचे उतार लाता है। इवान संदूक को खोलता है तो उसमें से एक अंडा निकलता है। इवान जैसे ही अंडे को तोड़ने लगता है, अंडा उसके हाथ से छिटक कर नदी में गिर जाता है। इवान ये देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी अचानक एक मछली नदी में से अंडे को मुंह में दबाए बाहर आती है और अंडा इवान को दे देती है। इवान जैसे ही अंडा तोड़कर सुई निकालता है तो काशजी वहां आ जाता है। काशजी इवान की ओर लपकता है। तभी सहसा एक सांप काशजी को पैरों से जकड़ लेता है। इवान सुई निकालकर उसकी नोक तोड़ देता है और कभी न मरने वाला काशजी वहीं दम तोड़ देता है। तभी वहां मेंढकी रानी सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित होकर इवान के पास सदा के लिए आ जाती है। इवान उसके शहद जैसे मीठे होठों को चूम लेता है और वे वहां से चल देते हैं। अपने राज्य आकर इवान अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगता है। आपको हमारी कहानी मेंढकी रानी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और हमारे चैनल आख्यान को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।